नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो हिस्ट्री सीरीज का ये अगला वीडियो है। अब तक हम लोगों ने वैदिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता और बौद्ध काल जैसे टॉपिकों को देख लिया है। आज हम लोग देख रहे हैं भारत पारसिक संबंध। पारसिक को फारस या ईरान इस नाम से भी जाना जाता है। फारस को ही संस्कृत ग्रंथों में पारसिक लिखा गया है और जहां आज ईरान है वहीं पर पहले फारस साम्राज्य था, उसको पहले फारस ही कहते थे। तो आज के हमारे वीडियो का जो विषय है वह है भारत फारस संबंध, भारत यूनान संबंध, यूनान के आक्रमण या यूनानी आक्रमण और सिकंदर का भारत अभियान। इस वीडियो में हम छठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 323 ईसा पूर्व तक के भारत को देखेंगे। आज के वीडियो में हम हकामनी साम्राज्य, दारा प्रथम के समय भारत के साथ संबंध, फारस के संपर्क के प्रभाव या पारसिक संपर्क के प्रभाव, नंद वंश की स्थिति। हालांकि नंद वंश को हम लोग पहले भी देख चुके हैं। सिकंदर का भारत अभियान और सिकंदर के आक्रमण के परिणाम, यह हम आज देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हकामनी साम्राज्य और दारा प्रथम। हकामनी साम्राज्य का वही कार्यकाल था जो भारत में महाजनपद काल का माना जाता है। वही ईरान में हकामनी साम्राज्य था। यह छठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 323 या 330 ईसा पूर्व के आसपास था। इसकी स्थापना छठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में ईरान में क्रोस या इन्हीं को साइरस द्वितीय के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने की थी। साइरस द्वितीय का शासनकाल 558 से 529 ईसा पूर्व था। यह उस समय के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में शामिल था। इसके एक शासक हुए दारा प्रथम। दारा प्रथम का कार्यकाल 522 से 486 ईसा पूर्व था। इनके समय के कुछ अभिलेख मिलते हैं। उन अभिलेखों में बेहस्तून, पर्सिपोलिस और नक्श ए रुस्तम जैसे महत्वपूर्ण अभिलेख हैं। इन्हीं अभिलेखों से भारत पारसिक संबंधों की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। भारत पारसिक संबंधों का अभिलेख एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अभिलेखों में स्तंभलेख, गुहालेख जो गुफाओं में लिखे जाते थे, या शिलालेख जो शिला पे लिखा जाता था, या फिर ताम्रपत्र पर जो लेख लिखे जाते वह सभी अभिलेखों की श्रेणी में आते हैं। तो उस समय के इतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत यही अभिलेख हैं। दारा के समय भारत की स्थिति क्या थी? पश्चिमी एशिया के देशों के साथ भारत का जो संबंध रहा उसमें सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा पश्चिम भारत पर। इस वाले एरिया में सबसे ज्यादा प्रभाव दिखा है पश्चिम भारत का। पश्चिम एशिया का सबसे ज्यादा प्रभाव पश्चिम भारत पर दिखाई देता है। तो दारा के समय में बेहस्तून अभिलेख में उल्लेख है कि दारा के साम्राज्य में 23 प्रांत थे। हेरोडोटस के अनुसार भारत दारा के साम्राज्य का 20वां प्रांत था और यहां भारत से तात्पर्य पश्चिमोत्तर भारत से है। पश्चिमोत्तर भारत दारा के साम्राज्य का 20वां प्रांत था और भारत से दारा को 360 टैलेंट स्वर्ण धूलि की आय प्राप्त होती थी। पारसी प्रभाव की हम लोग बात करें, इनका प्रभाव मुख्यतः पश्चिमोत्तर भारत पर था। इस समय खरोष्टी लिपि का विकास हुआ। आगे जब हम लोग मौर्य काल देखेंगे तब खरोष्टी लिपि को थोड़ा और देखेंगे विस्तार से। खरोष्टी लिपि का इस समय विकास हुआ। यह लिपि दाएं से बाएं तरफ लिखी जाती थी। हिंदी और इंग्लिश हम लोग सामान्यतः यहाँ से इस दिशा में लिखते हैं, जबकि खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं तरफ लिखी जाती थी। इसका विकास अरेमाइक लिपि से हुआ था। इस समय जो मुद्राएं प्रचलित थीं उनमें डायरेक्ट थी सोने की मुद्रा, सिग्लोई थी फारस में
रजत की मुद्रा यानी कि चांदी की मुद्रा। सिगलोई के सिक्के पश्चिमोत्तर भारत में भी प्रचलित थे। नंद वंश हम लोग पीछे देख चुके हैं, एक बार और देख लेते हैं। नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद ने की थी। इनके उत्तराधिकारियों की संख्या पुराणों और बौद्ध ग्रंथों में 8 बताई गई है। इस वंश का अंतिम शासक धनानंद था। धनानंद सिकंदर के समकालीन थे। जिस समय सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ था उस समय भारत पर धनानंद शासन कर रहे थे। यूनानी लेखक इन्हें अग्रमीज कहते हैं। इतिहासकार जेनोफोन ने इन्हें बहुत धनाढ्य व्यक्ति बताया है। इनकी सेनापति का नाम भद्रसाल था। तो सिकंदर के समय भारत पर नंद साम्राज्य शासन कर रहा था और उस समय नंद साम्राज्य के शासक धनानंद थे। सिकंदर का अभियान, सिकंदर का परिचय अगर देखें तो यह मकदूनिया के राजा फिलिप द्वितीय के पुत्र थे। इन्होंने हकामानी साम्राज्य को ध्वस्त किया, पराजित किया। उसके बाद ये भारत की ओर प्रस्थान किए। 326 ईसा पूर्व के बसंत माह के अंत में यह विशाल सेना के साथ भारत पहुंचा। सिकंदर का अभियान भारत में पश्चिमोत्तर भारत तक सीमित रहा। पश्चिमोत्तर भारत में यानी कि पंजाब और सिंध क्षेत्र में उस समय अनेक स्वतंत्र शक्तियां थीं। इतिहासकार डॉक्टर हेमचंद रायचौधरी कहते हैं कि उस समय पश्चिमोत्तर भारत में 28 स्वतंत्र शक्तियां थीं। सिकंदर के समय के 2 राज्य मिलते हैं, एक अशोक गणराज्य, दूसरा पुरु। अशोक गणराज्य पश्चिमोत्तर क्षेत्र का एक सीमांत गणराज्य था। इसकी राजधानी मशक थी। सिकंदर के साथ युद्ध में जब पुरुष सैनिक मारे जा चुके, उनके बाद यहाँ की स्त्रियों ने भी शस्त्र उठा लिए थे। पुरुष सैनिकों के मारे जाने के बाद यहाँ की स्त्रियों ने भी शस्त्र उठा लिए थे और सिकंदर ने इन स्त्रियों को भी मार दिया था। दूसरा यहाँ महत्वपूर्ण राज्य था पुरु राज्य। यह राज्य झेलम और चेनाब नदी के बीच स्थित था। सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पुरु को पराजित किया, लेकिन इस युद्ध में पोरस या पुरु की वीरता से वह बहुत प्रभावित हुआ था और उसने उसे मित्र बना लिया था। बाद में सिकंदर ने पुरु को उसका राज्य लौटा दिया और कुछ नए क्षेत्र भी दिए थे। तो कह सकते हैं कि सिकंदर के आक्रमण का स्थानीय शक्तियों ने कड़ा प्रतिरोध किया था। सिकंदर अपने आक्रमण के समय भारत में ब्यास नदी तक गया। वह ब्यास नदी के पूर्व नहीं गया। ब्यास नदी के पूर्व सिकंदर के सैनिकों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। उसी के बाद उसने स्वदेश लौटने का निर्णय लिया। विजय करने के बाद सिकंदर ने इस क्षेत्र में अनेक नगरों की स्थापना की। उन नगरों में एक नगर था निकैया, एक नगर था बऊकेफला। निकैया विजय की स्मृति में बनाया था और बऊकेफला उसने अपने एक घोड़े की स्मृति में बनाया था। उसके घोड़े का नाम था बऊकेफलस। 2 वर्ष के अभियान के बाद 325 ईसा पूर्व में सिकंदर सितंबर माह में पाटल से वापस लौट गया और इसी वापसी के दौरान सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में हो गई थी। सिकंदर लौटा, उसके कई कारण थे। लंबा अभियान था, लगभग 2 साल का अभियान। उससे सैनिकों में थकान आ गई थी। इसके अलावा सैनिकों में एक भय भी व्याप्त हो गया था कि भारत में एक बहुत शक्तिशाली सत्ता है। उस समय भारत में मगध में नंद साम्राज्य शासन कर रहा था और यह खबर सिकंदर के सैनिकों को मिली थी कि भारत में एक बहुत शक्तिशाली शासक है। उस डर से भी उन सैनिकों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया और मजबूरी बस सिकंदर को वापस लौटना पड़ा। सिकंदर के आक्रमण के दूरगामी परिणाम हुए। पहला परिणाम, पश्चिमोत्तर भारत पर यूनान का प्रभाव बढ़ा।
कुछ यूनानी उपनिवेश स्थापित हुए, जिनमें निकैया, बौकेफिला, सिकंदरिया जैसे नगर थे। भारत और यूनान के बीच व्यापारिक संपर्क बढ़े। यूनानी मुद्राओं के अनुकरण में भारत में उलूक शैली के सिक्के ढाले गए। यूनानी लेखकों के विवरण से भारत की राजनीतिक जानकारी अधिक स्पष्ट प्राप्त होती है। यूनानी लेखकों ने अपने ग्रंथों में सन साहित्य लिखा, वो वर्ष लिखते थे, जबकि भारत में उस समय जो इतिहास प्रचलित था लेखन में, उनमें स्पष्टता किसी सन या वर्ष का उल्लेख नहीं मिलता है। यह यूनानी लेखकों की विशेषता थी। इस आक्रमण ने आगे मौर्य साम्राज्य के उदय में भी भूमिका निभाई थी। तो यह था यूनान का आक्रमण, भारत पारसिक संबंध। हम लोग जो पीछे देख चुके हैं वह कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। सन याद करने की विशेष जरूरत नहीं है, सिर्फ देख लीजिए एक बार। 558 से 529 ईसा पूर्व फारस में या पारसिक में क्रोस या साइरस का शासन था। 522 से 486 ईसा पूर्व दारा प्रथम का शासन काल था। 326 ईसा पूर्व सिकंदर ने भारत में अभियान किया और 323 ईसा पूर्व सिकंदर की मृत्यु हुई। इन दो डेट्स को याद रखना, बाकी ठीक है, देख लीजिए एक बार। तो यह था आपका यूनान का आक्रमण, भारत पारसिक संबंध। अब हम लोग बढ़ते हैं मौर्य काल की तरफ। मौर्य काल की समयावधि 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व मानी जाती है। मौर्य साम्राज्य में हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर बृहद्रथ तक का इतिहास देखेंगे। आज की इस वीडियो में अभी हम लोग मौर्य राजवंश की स्थापना, चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य अर्थशास्त्र, सप्तांग सिद्धांत, राज्य का सप्तांग सिद्धांत, बिंदुसार के समय विदेशी संबंध, अशोक की धम्म नीति, बौद्ध धर्म और अभिलेख, मौर्य साम्राज्य, इसके अधिकारी, उस समय का समाज, कला और इसके कुछ पतन के कारण देखेंगे। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। यह भारत के प्रथम ऐतिहासिक सम्राट माने जाते हैं। इन्होंने बृहत्तर भारत पर शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो शासन का विस्तार था वह अंग्रेजों के समय किए गए शासन काल से ज्यादा था। इनकी सीमा पश्चिम में ईरान से मिलती थी। चंद्रगुप्त मौर्य को भारत को राजनीतिक रूप से एकबद्ध करने का श्रेय दिया जाता है। मौर्य काल भारतीय इतिहास में प्रथम व्यापक राजनीतिक एकीकरण का काल माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित साहित्यिक साक्ष्य। आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज क्लियर बता दें कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाकर देखिए। उन क्वेश्चनों से अनुमान लगाइए कि जो आप पढ़ रहे हैं या जो आप देख रहे हैं वह आपके लिए पर्याप्त है या नहीं। आप खुद इस चीज का आकलन करें। आप अब तक जो पढ़ चुके हैं और जो भी पढ़ेंगे वह आपके प्रीलिम्स के लिए, चाहे वो बिहार का प्रीलिम्स हो, यूपी का प्रीलिम्स हो या लोअर पीसीएस का प्रीलिम्स हो, उनके लिए जो भी आवश्यक फैक्ट हैं, जो भी आवश्यक कॉन्सेप्ट हैं, वह सभी आपको इन वीडियोज में मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित साहित्यिक साक्ष्य। विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस, यानी कि विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र बताया गया है। मुद्रा राक्षस में इन्हें बिरसल और कुलहीन माना गया। मुद्रा राक्षस पर ढूंढी राज ने टीका लिखी थी एक। विशाख दत्त के नाम से दो अन्य रचनाएं भी मिलती हैं। एक है देवी चंद्रगुप्तम, दूसरी है अभिसार का वंचितक या अभिसार का बंधितक। बौद्ध जैन परंपरा में भी चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख है।
क्षेमेंद्र की बृहत कथा मंजरी और सोमदेव की कथा सरित सागर। सोमदेव जैन विद्वान थे। इन्होंने कथा सरित सागर में चंद्रगुप्त मौर्य की उत्पत्ति शूद्र वंश से मानी है। जबकि एक बौद्ध ग्रंथ मिलता है महाबोधि का, उसमें इन्हें राजकुल से संबंधित और मोरी नगर से उत्पन्न माना गया। जैन विद्वान थे हेमचंद। इनकी रचना मिलती है परिशिष्ट पर्वन। उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को मयूर पोषकों के ग्राम मुखिया की पुत्री का पुत्र बताया गया। चंद्रगुप्त मौर्य के कालखंड के निर्धारण में यूनानी स्रोत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ब्रिटिश काल में एक विद्वान थे विलियम जोन्स। इन्होंने चंद्रगुप्त की पहचान सैंड्रोकोर्ट्स से की। यूनान के इतिहासकार एरियन और प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त को एंड्रोकोर्ट्स नाम से उल्लेखित किया है। इतिहासकार जस्टिन ने सैंड्रोकोर्ट्स और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है अपने ग्रंथ में। चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार थे कौटिल्य या चाणक्य। उन्हीं को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। महर्षि चाणक्य के पुत्र चाणक्य थे। अर्थशास्त्र में उल्लेखित कौटिल्य और इसके एक श्लोक में विष्णुगुप्त नाम की साम्यता मिलती है और कौटिल्य और विष्णुगुप्त की साम्यता चाणक्य से की जाती है। पुराणों में इन्हें द्विसर्वा या श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया। कौटिल्य का ग्रंथ है अर्थशास्त्र। कौटिल्य द्वारा मौर्य काल में अर्थशास्त्र लिखा गया था। यह इकोनॉमी की बुक ना होकर के शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। इसकी तुलना आधुनिक काल के मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। चाणक्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में राज्य के लिए एक सप्तांग सिद्धांत दिया था। उसमें राज्य के 7 अंग माने थे। पहला राजा, दूसरा अमात्य यानी कि मंत्री, तीसरा जनपद यानी कि क्षेत्र एरिया, चौथा दुर्ग यानी कि किला, पांचवा कोष यानी कि राज्य की आय और राज्य का भंडार, छठवां दंड और 7वां मित्र। अर्थशास्त्र राजा को केवल राजा नहीं मानता है, बल्कि इन परस्पर साथ जुड़े हुए अंगों का एक संगठन मानता है, जिसमें राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण और पश्चिम में भी विजय हासिल की। जैन और तमिल साहित्य चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं और रुद्रदामन के अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चिम भारत पर अधिकार का प्रमाण मिलता है। जैन ग्रंथों के अनुसार सौराष्ट्र के साथ साथ, सौराष्ट्र गुजरात में पड़ता है, सौराष्ट्र के साथ साथ अवंती पर भी चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार था। प्रारंभिक विजय के बाद चंद्रगुप्त मौर्य की साम्राज्य की सीमा की बात करें तो इनकी सीमा ब्यास नदी से सिंध नदी तक थी। मृत्यु के समय साम्राज्य पश्चिम में हिंदू कुश से, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तारित था और उत्तर में हिमालय से दक्षिण में मैसूर तक, यानी कि लगभग संपूर्ण भारत चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में समाहित था। संपूर्ण भारत ये यहां से लेकर के पूरा क्षेत्र समाहित था। पश्चिम भारत और सेल्यूकस के साथ संघर्ष भी हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य का। जूनागढ़ का अभिलेख मिलता है। यह अभिलेख 150 ईस्वी में रुद्रदामन ने स्थापित किया था। जूनागढ़ अभिलेख, इसमें आनर्त और सौराष्ट्र का उल्लेख है। इसी में उल्लेख है कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पुष्पगुप्त ने यहां सिंचाई के लिए बांध का निर्माण करवाया था। जूनागढ़ अभिलेख एग्जाम में खूब पूछा जाता है।
इससे यह सिद्ध होता है कि पश्चिम भारत का यह भाग मौर्य साम्राज्य में शामिल था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को हराया था और सेल्यूकस सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक थे। यह घटना 305 ईसा पूर्व की मानी जाती है। इस घटना के बाद उत्तर पश्चिम में मौर्य साम्राज्य की शक्ति की प्रतिष्ठा बढ़ी थी। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य साम्राज्य के शासक बने बिंदुसार। बिंदुसार को यूनानी लेखकों ने अमित्रोकैडीज कहा। संस्कृत में इन्हें अमित्रघात कहा गया, जिसका अर्थ है शत्रुओं का नाश करने वाला। जैन ग्रंथों में इन्हें सिंहसेन नाम से उल्लेखित किया गया है। बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा मिलता है। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के बीच महत्वपूर्ण शासक थे। इनकी समय की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं रहीं। उनमें एक थी तक्षशिला का विद्रोह। तक्षशिला का विद्रोह बिंदुसार के समय हुआ था। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को भेजा था। बौद्ध साक्ष्यों के अनुसार अशोक अवंती के उपराजा थे। बिंदुसार के समय कुछ विदेशी संबंध भी महत्वपूर्ण हैं। स्ट्रेबो के अनुसार एंटियोकस ने डायमेकस नामक राजदूत भेजा था। एंटियोकस ये सीरिया के शासक थे। और प्लिनी के अनुसार टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस मिस्र के शासक थे। फिलाडेल्फस ने डायनोसिस नामक राजदूत भेजा था। बिंदुसार ने एंटियोकस से यानी कि सीरिया के शासक से मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और एक दार्शनिक मांगा था। एंटियोकस ने दार्शनिक के लिए मना कर दिया था। दार्शनिक को छोड़कर के बाकी 3 चीजें भेज दी थी, जिनमें मीठी मदिरा और सूखी अंजीर शामिल थी। बिंदुसार के बाद शासक हुए अशोक। अशोक लगभग 272 ईसा पूर्व में मगध के राजा बने थे और 4 साल बाद 269 बीसी में इनका दोबारा राज्याभिषेक हुआ। अभिलेखों में इनको देव नाम पियदसी के नाम से उल्लेखित किया गया है, जिसका अर्थ है देवताओं का प्रिय या देखने में सुंदर। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। अशोक के प्रपौत्र थे दशरथ। दशरथ भी देव नाम पिय की उपाधि धारण करते थे। अशोक का साम्राज्य असम और सुदूर दक्षिण यानी केरल वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा छोड़ करके लगभग संपूर्ण भारत पर था। अशोक ने विशाल प्रजा के लिए धम्म का प्रतिपादन किया। यह बौद्ध धर्म से प्रभावित थे। धम्म के 3 आयाम थे: सहिष्णुता, उदारता और करुणा। अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। दीप वंश और महावंश के अनुसार 4थे वर्ष निग्रोथ नामक भिक्षु ने अशोक को बौद्ध मत में दीक्षित किया था। बाद में एक बौद्ध भिक्षु थे या बौद्ध विद्वान थे मोगली पुत्र तिस्य। इन्हीं की अध्यक्षता में तीसरी बौद्ध संगति भी हुई थी और इन्हीं के प्रभाव में अशोक पूर्ण रूप से बौद्ध हो गए थे। दिव्यावदान में उल्लेख है कि अशोक को उपगुप्त नामक भिक्षु ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। मौर्य काल में अशोक और उनके पौत्र दशरथ बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य थे जैन धर्म के अनुयायी और बिंदुसार थे आजीवक धर्म के अनुयायी। अशोक के समय में तीसरी बौद्ध संगति हुई थी। सिंहली अनुसूचियों दीप वंश और महावंश के अनुसार पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगति हुई थी और इसकी अध्यक्षता मोगली पुत्र तिस्य नामक भिक्षु ने की थी। अशोक की धर्म यात्राएं। अशोक ने जब बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, उसके बाद इन्होंने आखेट और बिहार यात्राएं रोक दी। आखेट यानी कि शिकार
बिहार मनोरंजन के लिए यात्राएं की जाती थी। इनके स्थान पर अशोक ने धर्म यात्राएं आरंभ की। अपने राज्याभिषेक के 10 वर्ष बाद अशोक बौद्ध गया गए और 20 वर्ष बाद और रुम्मिनदेई गए। रुम्मिनदेई लुम्बिनी, लुम्बिनी महात्मा बुद्ध का जन्म स्थल था। लुम्बिनी बुद्ध की जन्मभूमि थी। अशोक ने लुम्बिनी यात्रा के बाद लुम्बिनी ग्राम का भोग कर माफ कर दिया था और भूमि कर को 1/6 से घटा करके 1/8 कर दिया था। विंसेंट आर्थर स्मिथ, इन्होंने अशोक ने जो धम्म यात्राएं की थी उनका क्रम निर्धारित किया है। सबसे पहले ये लुम्बिनी गए, उसके बाद कपिलवस्तु, उसके बाद बोध गया, फिर सारनाथ, कुशीनगर और श्रावस्ती। यह क्रम आपको बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, हालांकि ये पूछा जा चुका है। अशोक के समय अधिकारी मिलते हैं कुछ। एक मिलता है रज्जुक नामक अधिकारी। रज्जुक नामक अधिकारी इस समय जो भूमिका जिलाधिकारी की होती है, वही भूमिका अशोक के समय में रज्जुक नामक अधिकारी की होती थी। वह राजस्व और न्याय दोनों क्षेत्रों में कार्य करता था। एक अधिकारी मिलता है एग्रोनोमोई, वह जिले का अधिकारी था। कुछ अन्य शब्द भी है। मौर्य काल में व्यापारिक काफलों को कारवां कहा जाता था और कारवां का मुखिया सारतवाह कहलाता था। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अशोक के अभिलेख मिलते हैं। अशोक का इतिहास मुख्यतः इन्हीं अभिलेखों से पता चलता है। अशोक के अभिलेख ब्राह्मी, खरोष्टी इन भाषाओं में मिलते हैं। इन अभिलेखों को 3 वर्गों में बांटा जाता है: शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। शिलालेख ये 14 विभिन्न लेखों का समूह है, ये जो शिला पे अंकित थे। इन अभिलेखों की भाषा प्राकृत है और लिपि ब्राह्मी। जबकि पश्चिमोत्तर भारत में अभिलेख मिलते हैं, उनमें शहबाजगढ़ी और मानसेहरा जैसे अभिलेख हैं। पश्चिम भारत के अभिलेखों की लिपि खरोष्टी है। खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी और यह लिपि मुख्यतः पश्चिमोत्तर भारत में प्रचलित थी। अरेमाइक लिपि से इसकी उत्पत्ति हुई थी। अशोक के कुल 14 शिलालेख 8 स्थानों पर प्राप्त हुए। इनमें शहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कालसी, गिरनार, धौली, जौगढ़, एर्रागुडी और सौपारा हैं। शहबाजगढ़ी और मानसेहरा अभिलेख यह पश्चिमोत्तर भारत में है और इनकी लिपि खरोष्टी है, जबकि अन्य अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। अभिलेखों की खोज और उनको डिक्रिप्ट किसने किया, इनकी उनको किसने पढ़ा? तो तक्षशिला से अशोक का एक अरेमाइक लिपि में लिखा हुआ अभिलेख मिला। यह टूटा फूटा या भग्न अभिलेख है। सरेकुना से यूनानी और अरेमाइक लिपियों में 2 भाषा में लिखा हुआ अभिलेख मिला। सरेकुना से, सरेकुना अफगानिस्तान में पड़ता है और लंगमान भी अफगानिस्तान में ही पड़ता है। लंगमान से अरेमाइक लिपि का अभिलेख मिला। तक्षशिला पाकिस्तान में पड़ता है, यहाँ से भी अरेमाइक लिपि का टूटा हुआ अभिलेख मिला। अशोक का जिन अभिलेखों में व्यक्तिगत नाम अशोक मिलता है वह अभिलेख है गुर्जरा, मास्की, नेत्तूर और उडेगोलम। इन अभिलेखों में अशोक का अशोक नाम मिलता है। अशोक के अभिलेखों को जिनने पढ़ा वह थे सर जेम्स प्रिंसेप। इन्हीं ने अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था। जीआर भंडारकर ने इन्हीं अभिलेखों के आधार पर अशोक के इतिहास को लिखने का एक अच्छा प्रयास किया है। जबकि खरोष्टी लिपि को पढ़ने का जो श्रेय जाता है वह मैसन, प्रिंसेप, नॉरिस, लेसन और कनिंघम को जाता है। जेम्स प्रिंसेप को याद रखना, सर जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था। प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का भी पता चलता है, वह श्रीलंका के अनुराधापुर में प्रचलित थी। पिपरहवा उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में है। सोहगोरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर
शहर में है और महास्थान या बांग्लादेश में है। महास्थान से भी ऐसी ही लिपि मिली, यानी कि प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि। एक अभिलेख मिलता है भाब्रू अभिलेख। यह अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है। भाब्रू अभिलेख याद रखना, भाब्रू अभिलेख। इसी अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट कहा है। अशोक ने पशुवध निषेध भी किया था और प्रथम शिलालेख में इस बात का उल्लेख है कि पशुवध नहीं किया जाएगा। इसमें उल्लेख है कि पहले राजा की पाकशाला में प्रतिदिन सैकड़ों जीव मारे जाते थे, अब केवल 2 मोर, 1 मृग का उल्लेख है। भविष्य में ये भी नहीं मारे जाएंगे। 5वें स्तंभ लेख में 26वें वर्ष विभिन्न प्राणियों के वध को वर्जित कर दिया गया। प्रथम शिलालेख और 5वां शिलालेख। प्रथम शिलालेख में पशु बल का निषेध है। कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध का उल्लेख 13वें शिलालेख से मिलता है। यह घटना अशोक के शासन के 8वें वर्ष में घटित हुई थी, 261 ईसा पूर्व में। इस युद्ध ने अशोक के ऊपर गहरा प्रभाव डाला। इससे उन्हें पीड़ा हुई, दुख हुआ और पश्चाताप हुआ। इसके बाद से उन्होंने युद्ध त्याग दिया था और धम्म की नीति अपनाई थी। 12वें शिलालेख में सभी धर्मों या धार्मिक सहिष्णुता का उल्लेख मिलता है। इसमें उल्लेख है कि सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि की कामना की गई है। 12वें शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ाने या पालन करने योग्य उपाय बताए गए हैं। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने धम्म नीति अपना ली थी। अशोक के इन अभिलेखों में दक्षिण और एवन के साथ संबंध भी मिलते हैं। दूसरा अभिलेख मिलता है और 13वां अभिलेख। दूसरा और 13वां अभिलेख, इन अभिलेखों से चोल, पांड, सतीपुत्र और केरल पुत्र यानी कि दक्षिण के राज्य थे, इन राज्यों का उल्लेख मिलता है दूसरे और 13वें शिलालेख में। इन्हीं शिलालेखों में ताम्रपर्णी या श्रीलंका की भी सूचना मिलती है। 13वें शिलालेख से अशोक के 5 यवन राजाओं से मैत्रीपूर्ण संबंधों का भी पता चलता है। अशोक के समय जो विदेशों में शासक थे उनमें अंतियोक या एंटियोकस द्वितीय थियोस, यह सीरिया के थे एंटियोकस। टोलमी फिलाडेल्फस या तुर्मय, यह मिस्र के थे। अंतकिनी एंटीगोनस गोनातास, यह मकदूनिया के थे। मग या मागस, यह साइरिन के थे। अलेक्जेंडर या अलेक्सुंदर, यह एपाराइस के थे, एपाइरस। अशोक के अभिलेखों में अकाल की और राहत व्यवस्था की भी सूचना मिलती है। गोरखपुर से सौगोरा अभिलेख मिला है, पीछे हम लोग चर्चा कर चुके हैं सौगोरा अभिलेख। इस सौगोरा अभिलेख में अकाल के समय राहत का उल्लेख है। और बांग्लादेश के बोगरा जिले से मिलता है महास्थान अभिलेख। इन दोनों अभिलेखों की भाषा प्राकृत है और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। इन्हीं अभिलेखों में अकाल के समय राहत कार्यों का वर्णन है और इन अकालों की पुष्टि जैन स्रोतों से भी होती है। मौर्य काल की न्याय व्यवस्था और गुप्तचर प्रणाली देख लेते हैं। मौर्य काल में मुख्यतः 2 प्रकार के न्यायालय थे। एक था धर्मस्थ न्यायालय, दूसरा था कंटक शोधन न्यायालय। धर्मस्थीय न्यायालय फौजदारी मामलों से संबंधित था और कंटक शोधन न्यायालय फौजदारी मामलों से। धर्मस्थीय दीवानी, कंटक शोधन फौजदारी। तो धर्म और कंटक से याद रखना कांटा या फौजदारी और धर्म से याद रखना दीवानी। अशोक के समय में कुछ गुप्तचरों का भी पता चलता है। गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। 2 प्रकार के गुप्तचर होते थे, एक संस्था, दूसरा संचरा। जो गुप्तचर एक ही स्थान पर रहकर कार्य करते थे उन्हें संस्था कहते थे और जो गुप्तचर भ्रमण करते रहते थे उन्हें संचरा कहते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मेगास्थनीज आए थे और मेगास्थनी की पुस्तक का नाम है इंडिका। मेगास्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे।
मैगस्थनीज की इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। इसमें पता चलता है कि नगर का प्रशासन 30 सदस्यों वाली समिति द्वारा किया जाता था। कुल 6 समितियां थीं और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। मौर्य काल में जनगणना भी की जाती थी। इसका उल्लेख इंडिका में मिलता है। पाटलिपुत्र की तीसरी समिति यह जनगणना का हिसाब रखती थी। छठी समिति बिक्री कर वसूल करती थी। बिक्री कर मूल्य के 10वें भाग के रूप में वसूला जाता था और जो चोरी करता था उसको मृत्युदंड दिया जाता था। मैगस्थनीज नगर के अधिकारियों को एसटी नोकोई कहता है। मौर्य काल में नगर प्रशासन नगर पालिकाओं के द्वारा चलाया जाता था। नगर का प्रमुख नागरिक या प्रमुख कहलाता था। मैगस्थनीज ने भारतीय समाज को कुल 7 श्रेणियों में बांटा। एक दार्शनिक, दूसरा कृषक, तीसरा पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और मंत्री। मैगस्थनीज ने दास प्रथा के प्रचलन का कोई भी उल्लेख नहीं किया, जबकि उस समय दास प्रथा प्रचलित थी। मैगस्थनीज इंडिका में लिखते हैं कि कोई व्यक्ति ना तो अपनी जाति से बाहर ब्याह कर सकता है और ना ही अपनी जाति से भिन्न पेशा अपना सकता है। मौर्य साम्राज्य के जो प्रांत थे वह 5 प्रांत थे। उत्तरापथ, इसकी राजधानी तक्षशिला थी जो आज पाकिस्तान में पड़ती है। अवंतीरठ या अवंती, इसकी राजधानी उज्जैनी थी। कलिंग की राजधानी तोसली, दक्षिणापथ की राजधानी स्वर्णगिरी और प्राच्य या पूर्वी प्रदेश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। मौर्य काल में भाग और बलि यह राजस्व के 2 स्रोत थे। अर्थशास्त्र में उल्लेख है कि राजा भूमि का मालिक माना जाता था। भूमि से उत्पन्न उत्पादन का एक भाग राजा को मिलता था और उसी कर को भाग कहा जाता था। भूमि के उत्पादन का एक हिस्सा राजा को जाता था और उस कर को भाग के नाम से जाना जाता था। मौर्य काल के कुछ प्रमुख पदाधिकारी देख लेते हैं। समाहर्ता, यह राजस्व को एकत्र करने वाला अधिकारी था। अंतपार, अंत से याद करना सीमा का अंत, यह सीमा या सीमावर्ती दुर्गों की देखभाल करते थे। प्रदेष्टा विषय या कमिश्नरी के प्रशासक थे। पन्याध्यक्ष, पन्न वस्तु को भी कहते हैं, तो पन्याध्यक्ष वाणिज्य का अध्यक्ष था। सुराध्यक्ष, सुरा वाइन को कहते हैं। सुराध्यक्ष मदिरा विभाग के अध्यक्ष थे। सूनाध्यक्ष, यह बूचड़ खाने के अध्यक्ष थे। गणकाध्यक्ष, वेश्याओं के निरीक्षक या गणकाओं के निरीक्षक थे। सीता अध्यक्ष, सीता भूमि का एक पर्यायवाची होता है। सीता अध्यक्ष राजकीय कृषि विभाग के प्रमुख थे। आकाराध्यक्ष, यह खानों के अध्यक्ष थे। लक्षणाध्यक्ष, यह छापे खाना या मुद्रा छाप के अध्यक्ष थे। लोहाध्यक्ष, लोहा धातु होती है, इसे याद रखना। लोहाध्यक्ष, यह धातु विभाग के अध्यक्ष थे। नवाध्यक्ष, नवा नाव से याद रखना, यह जहाज रानी विभाग के पदाधिकारी थे। मौर्य काल में कुछ समाज और उसके नियम भी मिलते हैं। अर्थशास्त्र में उल्लेख है कि पति द्वारा प्रत्यक्ष पत्नी तलाक ले सकती थी, यानी कि विवाह विच्छेद कर सकती थी। मौर्य काल में तलाक की प्रथा थी। पति यदि बहुत समय तक विदेश में रहे या उसके शरीर में कोई दोष हो जाए तो पत्नी उसका त्याग कर सकती थी। पत्नी यदि ब्याहविचारिणी है या बंध्या है तो पति उसे त्याग सकता था। विदेशियों की स्थिति, मनु ने विदेशियों को भारतीय समाज में ब्राह्मण क्षत्रिय का सामाजिक स्तर दिया। मनु ने उन्हें मुख्य सामाजिक ढांचे से तो बाहर रखा, लेकिन क्षत्रिय परंपरा से जोड़ा। मौर्य काल की कुछ स्तंभ और स्तूप देख लेते हैं। अशोक कालीन स्तूप सारनाथ, जो कि वाराणसी के पास पड़ता है, इसका निर्माण अशोक ने करवाया था।
इसी के शीर्ष पर सिंह की आकृति बनी हुई है। ये सिंह शक्ति का प्रतीक है। भारत सरकार ने इसी प्रतिकृति को अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में स्वीकार किया है। मौर्य काल में जितने भी अशोक के समय में स्तंभ बनाए गए हैं, वह सभी स्तंभ चुनार के बलुआ पत्थर से निर्मित हैं। स्तूप परंपरा। स्तूप पहले बुद्ध के शरीर के अवशेषों पर बनाया गया, बाद में ये अन्य चीजों से भी जो बुद्ध से जुड़ी हुई थी उनसे संबंधित स्थानों पर बनाया गया। स्तूपों में सांची का स्तूप सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है। यह मध्य प्रदेश के सांची जिले में है और इसका निर्माण अशोक ने ही करवाया था। यह 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है। सांची, भरोत और अमरावती। सांची का स्तूप देख लिया है। भरोत का स्तूप मध्य प्रदेश के सतना जिले में है। सांची और भरोत इन स्तूपों की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। जबकि अमरावती का स्तूप यह आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में है, कृष्णा नदी के दाहिने तट पर। कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने 1797 में अमरावती स्तूप का पता लगाया था। एक है सारनाथ का धमेक स्तूप। यह गुप्तकालीन है। यह बिना आधार के समतल भूमि पर बनाया गया था। ठीक, धमेक स्तूप याद रखना, यह मौर्यकालीन नहीं है, यह गुप्तकालीन है। पाटलिपुत्र को देख लेते हैं। पटना या पाटलिपुत्र के पास बुलंदी बाग और कुम्हरहार की खुदाई की गई और वहां से मौर्यकालीन लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष मिले। यह कार्य स्पूनर महोदय ने किया था। बुलंदी बाग से नगर के परकोटे के अवशेष मिले। कुम्हरहार से राजप्रासाद के अवशेष मिले। बुलंदी बागी पाटलिपुत्र का प्राचीन स्थल है। सुदर्शन झील का उल्लेख मिलता है गुजरात का गिरनार क्षेत्र में। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने जल व्यवस्था के लिए यहाँ झील का निर्माण किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील खुदवाई। फिर अशोक ने 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में से नहरें निकलवाई थीं। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में इन कार्यों का वर्णन है। जूनागढ़ के शासक रुद्रदामन ने इस झील की मरम्मत भी करवाई थी। मौर्य साम्राज्य का अंत देख लेते हैं। 184 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर दी गई और यह हत्या उनके मंत्री पुष्यमित्र शुंग ने की थी और इन्हीं पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। तो मौर्य काल के बाद आता है शुंग वंश। कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं देख लेते हैं जो हम लोग पहले देख चुके हैं अभी इसी वीडियो में। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस की सेना को पराजित किया। 272 बीसी में अशोक मगध के राजा बने। 269 बीसी में अशोक का राज्याभिषेक हुआ। 261 बीसी कलिंग युद्ध और 184 बीसी बृहद्रथ की हत्या और शुंग वंश का प्रारंभ। तो यह था आपका मौर्य काल। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने यूनानी आक्रमण, भारत पारसिक संबंध और मौर्य काल को देख लिया है। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।